कि रचनाकार जैसे अभी अक्षय जंजे ने सुना है, वो अपने तरह से सुना है, अलग बात है, पर एक रचना को जिस तरह से रचनाकार सोच रहा है और दूसरा कैसे सोच रहा है, कैसे पढ़ रहा है, वो उसके लिए एक अलग तरह का अनुभव है। तो ये जो मुझे अनुभव मिला है, और मेरे अंदर भी एक नाटककार बैठा हुआ है, और मेरा जैसे बताऊँ, मेरा आरंभ भी जो है, जब हम लोग, ये बात है 1969 या 70 की, तब आकाशवाणी में उन दिनों चैनल युगवाणी शुरू हुआ था, और वहाँ कुमुद नागर जो है वो वहाँ पर आए थे युगवाणी के। पहले कमला सांगी थी, फिर कुमुद नागर आए थे वहाँ पर, और नाटक को उन्होंने शुरू किया था। तो हम लोग उन दिनों एमए में पढ़ रहे थे, तो तब हम जो है वहाँ गए, उनसे बातचीत की, मैंने नाटक लिखता हूँ कहा उनसे। तो उस समय मैंने 4-5 नाटक युवा लोगों का, आप लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने सभी बात कर रहा था कि युवा लोगों को देखता हूँ, जो वृद्धावस्था की उन्होंने बात सुनाई, तो उसमें तो आदमी जो है वो पुरस्कार के इंतज़ार करता है, युवा व्यक्ति चुनौतियों का इंतज़ार करता है। वो हर समय उसके सामने होता है कि समाज में क्या चुनौती है, वो उससे लड़ना चाहता है, संघर्ष करना चाहता है। और जो वृद्ध हो चुका होता है, वो जो है वो कहता है कि अब कुछ मिल जाए, भगवान जो दे देगा उसका भला। तो मैं अपने आप को आप लोगों से देखता हूँ, तो मुझे चुनौतियाँ, मतलब मुझे लगता है कि जीवन में मैंने भी हर समय कहा कि चुनौतियों की दृष्टि से, चाहे वो लेखन हो, चाहे समाज में और चीज़ें हों, चाहे कॉलेज में पढ़ाना हो, हम लोग पढ़ाते हुए आप जानते हैं कि हर वर्ष नए लड़के, नए बच्चे आते हैं। तो मैंने अभी सेवा संपूर्ति हुई, मैं शब्द ये यहाँ से लिया मैंने मुंबई से, पहले वैसे सेवानिवृत्ति कहते हैं, पदमुक्ति कहते हैं, तो अभी अखबार में मैंने पढ़ा सेवा संपूर्ति। मैंने अपने सेवा काल को संपूर्ण किया है, मैं उससे निवृत्त नहीं हुआ। तो उसमें मैंने यही कहा कि मैंने जितना पढ़ाया नहीं उतना सीखा है। मैं अपने युवा पीढ़ी से लगातार सीखता हूँ। जब आते हैं हम सोच के बैठते हैं कि इस बारे में ये चीज़ है, तो जब हम उनसे डायलॉग करते हैं, संवाद करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो दुर्घटना हमारे समाज में होती है, और हमारे काल में खासकर, मैं ये मानता हूँ कि हमारी पीढ़ी वो है जो लालटेन से लेके कंप्यूटर तक आई है। हमारी पीढ़ी वो है जो अपनी पुरानी पीढ़ी से, अपने पिता की पीढ़ी से भी पिटी है, और अपने सामने वाली जो पीढ़ी अब है उससे भी पिट रही है। और हमारी पीढ़ी को बचाने वाली कौन है? एक नारी है, पत्नी के रूप में। वहाँ से पहले माँ बचाती थी पिता से, अब पत्नी बचाती है बच्चों से। क्या बात। तो ये हम लोगों का एक पीढ़ी रही है, तो हम लोग अपने पिता से सवाल नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं परसाई जी से जब मिला, उनकी टांग टूटी थी, तो वहाँ उनसे मैंने कहा, मैं भी उस समय लिखना शुरू किया था, तो मैंने कहा परसाई जी आपने इतना लिख दिया है, अब हम क्या लिखेंगे, हम तो कुछ लिख नहीं सकते। तो वो एकदम रुके, बोले प्रेम नहीं, हमने अपने पिता को नंगा नहीं देखा है, तुम्हारी पीढ़ी देख सकती है। ये प्रतीक है कि मतलब हम अपने पिता से सवाल नहीं कर सकते थे, हम कोई प्रश्न नहीं कर सकते थे। मतलब वो कोई, आप किसी को देखते नहीं तो आप सबसे पहले सवाल यार ये क्या कर रखा तूने, ये हम अपने पिता से सवाल नहीं कर सकते थे। कहते तुम्हारी पीढ़ी कर सकती है। तो हमारी पीढ़ी ने प्रयत्न किए, पर आपकी पीढ़ी जो है लगातार वो सीधा किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं। लॉजिकल, आप लॉजिक से समझा दीजिए, मान जाएगी। और मैं तो देखता हूँ कि मेरे बच्चों के बाद और मेरे पोते पोतियों की जो पीढ़ी है, वो तो सीधा बोलते नो नो दादू, मतलब वो आपको भी चुप कराने का उसके पास अधिकार है। तो जीवन के परिवर्तन को हम लोग, ये समाज, अगर हम धृतराष्ट्र बन जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई दुर्योधन जो है आपके कंधे पर सारा युद्ध लड़ेगा। कोई जो है दुर्योधन जो है वो कहेगा कि भैया ये सिंह जी जो है वो सारे युद्ध जिन्होंने लड़ा, इन्होंने लड़ा और यही हार रहे हैं। इस समय भी आप देख रहे हैं गांधारी युग की कथा चल रही है। तो ये जो जीवन जो है वो, अगर आप जो है, मैं ये मानता हूँ, तो जो है मुझे बहुत अच्छा लगा जब युवा लोग, आप लोग यहाँ पर आए। और इसीलिए मेरे मन का जो नाटककार, मैंने बहुत पहले मतलब एक व्यंग लिखा, उसका नाम था सीता अपहरण केस। जैसे अपने राम वनवास का पढ़ा, उसमें ये था कि सवाल ये था कि सीता जी का अपहरण हो गया, तो उसके बाद राम कहते हैं मृगनयनी तुम देखी सीता मृगनयनी है। उनसे पेड़ों से, पत्तों से पूछ रहे हैं कि भैया तुमने, या छोटे से खरगोश से पूछ रहे हैं तुमने सीता को देखा। तो मेरा सवाल था इनसे क्यों पूछ रहे हो? अरे पंचवटी थाने में जाओ, थानेदार से पूछो सीता कहीं है कि नहीं। तो मेरा है कि वो गए थे थाने में,
तो उनका जो व्यवहार उसने किया तो उन्होंने कहा खुद हम ढूंढे तो ज़्यादा अच्छा। तो उस पे आधार पर है वो कि मतलब वो एक थानेदार है, पुलिस वाला है, और जिसमें आरंभ मतलब एक दृश्य तो वो है कि जिसमें वो पुलिस वाला जो है उसका परिवार है और एक कोई मर्डर का केस हो गया है। तो उस मर्डर के केस के वो सारी रात रह के आता है, तो उसकी पत्नी जो है उसको डांटती है, क्या करके आया तुम सारी रात? कहाँ? कहता मर्डर का केस था। बड़ी प्रसन्न होती है, अरे वाह अब तो मेरे कंगन बन जाएंगे। तो वो उस तरह का पत्रकार किस तरह से उस मर्डर के केस को जो है अपनी तरह से करना चाहते हैं, किस तरह से राजनेता उसमें आता है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद वो जो थानेदार है, जब वो वहाँ जाता है अपने थाने में बैठा है और उसका जो कृष्ण सिंह है उसके बारे में वो कहता है, कृष्ण सिंह कहता है, तो उसको कहता है कृष्ण सिंह तो कौन, नाम तो ठीक से लो। तो कहता है तूने कौन सा जो है रावण को मारना? वो कहता है जी कृष्ण ने नहीं मारा था, राम ने मारा था। तो वो तब उससे बात करता है, तो फिर वो कहता है राम, वो अपना शराब वराब पी के सो जाता है और स्वप्न में वो देखता है कि राम जो है वो सीता को ढूंढते हुए आ रहे हैं, और उसमें जिस तरह से उनके साथ व्यवहार होता है वो सारा उसमें है। तो इस नाटक को जो है हैदराबाद की संस्था है, वहाँ पे विनय वर्मा है सूत्रधार, उन्होंने 15-16 शो किए उसके। फिर कोटा में एक संस्था है, फिर भारत भवन में हुआ उसका। तो मुझे लगातार प्रेरणा मिलती रहती है कि मैं नाटक लिखूँ, फिर एक और सोते रहो करके लिखा, एक और लिख रहा हूँ आजकल। तो ये मेरे लिए पहली बार एक तरह से हुआ कि कोई मेरी रचनाओं का नट पाठ, मैं नट पाठ कहता हूँ, नाट्य की दृष्टि से पाठ करें। अभी पीछे जो है शरद जोशी की रचनाओं का वाणी शरद ने दिल्ली में किया था, मैं था उदय प्रकाश त्योहार देखा था। तो ये बहुत एक लेखक के लिए एक उपलब्धि की तरह का है कि आप अपनी रचना को दूसरे के माध्यम से देख रहे हैं। आप सारे लेखक भी हैं, नाटककार भी हैं, सब जानते हैं कि आपको कंसीव करना, देखना कि लेखक एक स्क्रिप्ट आपके सामने है। मैं तो ये कहता हूँ कि जब एक निर्देशक जो है वो रिक्रिएट करता रचना को, मेरे से जब उन्होंने कहा विनय वर्मा ने कि आप देखिए भाई सब कुछ करना है, बदलना है, मैंने नहीं, ये आपका क्रिएशन है, मैंने आपको स्क्रिप्ट दे दिया, ये मूल भाव है, आप उसको विजुलाइज कैसे करते हैं, एक मैंने किया है, पर आपका विजुलाइज करना वो अलग तरह का चीज़ है। तो इसी तरह से जब आप लोग पढ़ रहे थे तो आप कैसे विजुलाइज करके उसको पढ़ रहे हैं, कहाँ पे उसको पॉज करना है, वो अपने हिसाब से। कोई चीज़ आपको अच्छी लगे, कोई चीज़ मुझे हो सकता है अच्छी लगे, मैं वहाँ पे केंद्रित करना चाहता हूँ, फोकस करना चाहता हूँ। तो इस दृष्टि से अभी जब मैंने आप लोगों को सुना यहाँ पर, अच्छा वो बच्चों का आ रहा है कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, वो लोग देख रहे होंगे यहाँ पे अभी जो है ना यहाँ साहब। तो उसमें जो है यहाँ पर अभी यहाँ पर जब अजय ने, आमला जी ने, रविंद्र ने, रश्मि ने, इन सब ने जो बातें की है, आपने जो आखिर में पढ़ा, तो मैं अलग अलग, आपने देखा अलग अलग लोगों का पढ़ने का स्टाइल अलग अलग था, रचना एक ही है, और मैं एक ही रचना को, आपने जो पढ़ी राम वो ये पढ़ेंगे तो अलग तरह से पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे तो अलग तरह से पढ़ेंगे, अलग अलग तरह। तो हर एक की शैली, हर एक का स्टाइल अलग है, एक आपका दृष्टिकोण, ऐसे ही लेखक का दृष्टिकोण होता है। एक घटना को एक लेखक अलग तरह से देखता है, दूसरा लेखक अलग तरह से देखता है, तीसरा लेखक अलग तरह से। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण साहित्य में आता है कि मान लीजिए कहानी भी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, कि कोई जुलूस जा रहा है, तो जुलूस जा रहा है, उसको देखने का दृष्टिकोण एक मजदूर का अलग है, उसके लिए जीवन मरण है। आप जा रहे हैं दफ्तर, आपको लगता है क्या फंसवा दिया यहाँ पे, सारा ट्रैफिक लेट कर दिया उसने, आपका दृष्टिकोण अलग है। पुलिस वाले का दृष्टिकोण यह है कि जरा सा गड़बड़ करेगा तो मारूंगा तुझे मैं, और जो पूंजीपति बैठा है वो कहता है ये सारे के सारे हरामखोर हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। आपको लेखक को किस दृष्टिकोण से देखना है, निर्देशक को उस रचना को किस दृष्टिकोण से देखना है, ये आपके दृष्टिकोण पर है, एक आपके नज़रिए पे। और जिस व्यक्ति के पास नज़रिया नहीं है उसको कला की दुनिया में नहीं होना चाहिए। आपका नज़रिया क्या है? और ये जो मैं प्रेमचंद की बात याद रखता हूँ कि मैं वो जैसे मैथ्यूशन गुप्त ने भी कहा, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए। प्रेमचंद भी कहते हैं कि आप समाज के आगे चलने वाली मशाल है। एक रचना का जब क्रिएशन करता है, क्रिएटिविटी है, तो रचना उसकी संतान है, और उसके माध्यम आप किसी अपने संस्थान को गलत संस्कार नहीं देते, एक संस्कार के साथ उसको पैदा करते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार दे के पैदा करते हैं, ये नहीं कहते हैं कि चला जा। चोर भी जो है वो ये नहीं कहेगा तू आगे जाके चोर बन जा, उसको भी अच्छी संस्कार देने की कोशिश करेगा। तो ये लेखक का जो है एक तरह का कर्तव्य होना चाहिए।
तो इसीलिए मेरे बहुत सारे मित्र लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं कला जो कविता के मंच हैं उनका विरोध क्यों करते हैं, वो तो मनोरंजन तो करते हैं। मैं कहता हूँ केवल मनोरंजन नहीं, और मनोरंजन के लिए जैसे आजकल कविता के मंच आप देखते हैं, मैं कहता हूँ ये सब माध्यम है। मैं किसी माध्यम का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल्म का विरोध नहीं कर रहा। फिल्म इतनी अच्छी अच्छी बने, आज गुलजार साहब को जो इतना बड़ा सम्मान दिया गया वहाँ पर, आप देखिए। तो ये सारे माध्यम हैं। मंच भी वो है जिसमें हरिवंश राय बच्चन पढ़ा करते थे, जिसमें जो है एक समय पर जो है भवानी प्रसाद मिश्र पढ़ा करते थे, बड़े बड़े लोग पढ़ा करते थे भारत। तो ये जनता से जुड़ने का एक माध्यम है, फिल्म भी है, पर उस मंच का आप दुरुपयोग करते हैं या सदुपयोग करते हैं, निर्भर ये करता है। ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि ये जो नया ये टेलीफोन आया है, ये देवता के वरदान की तरह होता है या अभिशाप की तरह होता है। आप उपयोग कैसे करते हैं? आप वरदान की तरह लेते हैं या उसको अभिशाप की तरह लेते हैं? आप जो है अगर इसके गुलाम हो जाएंगे, हर चीज़ मतलब हमारे आरंभ से कहते हैं इंद्रियों के अगर आप गुलाम हो जाते हैं तो आपको नचाती रहती, आप इसके गुलाम हो जाइए। आप इसका प्रयोग कीजिए, इसको साध्य मत माने, इसको साधन माने। ऐसे ही पैसा है, ऐसी जीवन में सारी चीज़ें वो आपके लक्ष्य नहीं है। जहाँ पर ये चीज़ें लक्ष्य हो जाती हैं वहीं पे गड़बड़ होती है। जहाँ ये माध्यम है, ये है माध्यम, ये संचार माध्यम है। संचार कहीं हम कहते नहीं संचार लक्ष्य है, ये सारे के सारे हम संचार माध्यम कहते हैं। तो इनका माध्यम के लिए उपयोग करिए, कंप्यूटर का माध्यम के लिए प्रयोग कीजिए। ये नहीं है कि आप जो है धृतराष्ट्र की तरह आंखें मूंद के नहीं मैं तो नहीं, क्या है कंप्यूटर आ गया, ये फ़ोन है बेकार है, बीमार कर देगा। आप भागते क्यों हैं? कबूतर की तरह आंखें क्यों मूंदें? चुनौती के रूप में स्वीकार करें और उसमें से जो अच्छा है, सार्थक है, उसको ग्रहण करें। तो इसी तरह से मैं ये मानता हूँ व्यंग्य लेखन भी एक तरह की लेखन की प्रक्रिया है। मैं उसको विचित्र जीव नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि अजायब घर में अलग तरह से रखा हुआ ये व्यंग्यकार है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछे क्या कर रहे हैं, अरे साहब मैं तो व्यंग्य लिख रहा हूँ। व्यंग्य लिख रहे हैं पर क्या लिख रहे हैं? चाहे आप व्यंग्य लिख रहे हैं, चाहे कहानी लिख रहे हैं, चाहे कविता लिख रहे हैं, पर लिख क्या रहे हैं इसका मूल्यांकन तो होगा ना। व्यंग्य लिखने से तो नहीं हो सकता ना कि आप साहब अगर आप ये कहते हैं कि साहब मैं इस बड़ी बिल्डिंग में रहता हूँ, बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, तो उससे क्या आप हैं कैसे ये देखना है ना। मूल्यांकन तो आपका तभी होगा। एक आपने लगा बड़े बाप के बेटे हैं, आप जो है अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, पर अगर नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री तो आपको पूछेगी नहीं, वो तो आपके कर्म पर पूछेगी। सचिन का बेटा जो कितना सचिन का बेटा हो जाएगा, परंतु जब तक वो फील्ड में नहीं होगा। हमारे यहाँ तो मैं कहता हूँ कि हमारा देश फूल और पत्थर का देश है। अगर एक जेब में फूल है, एक जेब में पत्थर है, आपने अगर अच्छा किया तो फूल फेंक देगा, अगर उसी से जो है उठा के पत्थर जेब से मारेगा वो मारना शुरू कर देगा। तो ये हमारा देश है और ये सब जगह होता है कि जो आपका मूल्यांकन निरंतर होता रहता है और व्यक्ति को मूल्यांकन से नहीं घबराना चाहिए। आप स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करें कि मेरा मूल्यांकन कीजिए। और खासकर विशेषकर व्यंग्यकार जब दूसरों की आलोचना कर सकता है तो अपनी आलोचना भी सहने की उसको शक्ति होनी चाहिए, हर एक को रहनी चाहिए। हमारे यहाँ जो ये होता है, अरे पुराने हमारे पिता कहते थे, अरे तू ऐसा बोल रहा है मेरे सामने, क्यों नहीं बोल सकता मैं आपसे सवाल क्यों नहीं कर सकता, मैं आपकी चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगा सकता। तो ऐसे ही इस युवा पीढ़ी में तो अपने जितने भी हमारे कई बार मित्र लोग मैं बोलता हूँ तो कहते हैं यार तुम नए लोगों को बिगाड़ रहे हो, तुमको ये मैंने कहा बिगाड़े ना क्या, आप उनसे मित्रता स्थापित कर रहे हैं, आप उनको सवाल पूछने का दे रहे हैं। हमारे यहाँ मैंने देखा कॉलेज में, आप भी सुधा जी भी जानती होंगी कि कॉलेज में जितने अगर आपके विद्यार्थी हैं, अगर आप उनको मित्र बना लेते हैं तो आपसे शेयर करते हैं बातें, नहीं तो पीछे उठ कर वो आपका मजाक उड़ाते हैं। आप उनसे संवाद स्थापित कीजिए। तो ऐसे ही ये संवाद जो है, इसलिए मैं जब आया तो मैंने आके विभा जी से कहा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जहाँ आप लोगों से संवाद कर रहे हैं। और इस मामले में अब सुदर्शना जी जो है, इनसे कहाँ भेंट होती, कहाँ मिलता मैं वहाँ पे कब से। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो सौभाग्य की बात है, हाँ जी, जिन लोगों को छापा उनको सामने देखा मैं तो ये कहूँगा जिन्होंने मुझे छापा मैं उनको देख रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये अभी मेरी सेवानिवृत्ति पे बच्चों ने कुछ कार्यक्रम किया था IAC में, तो मैंने कहा कि एक मेरा परिवार वो था जो मेरे माता पिता ने मुझे दिया। इलाहाबाद में जन्म हुआ, उन्होंने बताना शुरू किया तेरे भाई बहन ये है, पर धीरे धीरे परिवार विकसित होता गया। फिर ये मेरा परिवार मोहल्ले में बदला, मोहल्ले में लोग जानते थे मुझे। फिर ये मेरा परिवार जब मैं पढ़ने गया कॉलेज में तो कॉलेज में बढ़ा। फिर मैं जब कॉलेज में पढ़ाने लगा तो एक अलग परिवार है, जहाँ पर मैं जाता हूँ तो मैं घर को भूल जाता हूँ, वहाँ के लोग, वहाँ के वो, उनके साथ रहना,
मिलना, जहाँ चाहे वो दफ्तर हो चाहे वो कॉलेज हो। फिर एक मेरा सबसे बड़ा परिवार है साहित्य का। अगर मैं साहित्य से नहीं जुड़ता तो मुझे नामवर सिंह कहाँ मिलते, मैं महादेवी वर्मा से कैसे मिलता, मैं नागार्जुन से भी बात की उन्होंने, नागार्जुन मेरे घर में कई बार आए वो, और मेरा जो बड़ा बेटा है उसके साथ बैठे वो आप जैसे जानते कि कितने मुक्त भाव से होते थे। और मैंने तो उनको वो सुना, हिंदू जी क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, भूल गई बाप को, नाचते हुए उनकी कविता को सुनाया करते हुए बड़े मस्त होके गाते थे। और उनका ये होता था एक पोस्टकार्ड पे वो लिखते थे कि भाई मैं आ रहा हूँ इस तरह से, और जो है एक जो है सौंफ रखते थे और मिला के वो देते थे। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान है, तो उसको तरस दिया गया। तो ये होता। परसाई जी से मैं कैसे मिलता, मैं नौरोई नगर में रहता था, पास में परसाई जी। मैंने कहा परसाई जी आपकी टांग टूटी तो बहुत दुखद है, पर मेरे लिए बड़ा सुखद है, मैं जबलपुर नहीं आ पाता। उनसे आप बात कर सकते थे इस तरह से, तो उनसे बैठे गप मारते रहते थे वहाँ पे सफदरजंग में अस्पताल में बैठे हुए। बोले अच्छा उन्हीं दिनों मेरे बेटे का जन्मदिन था, उसकी मिठाई लेके गया। अब देखिए कि उनको 10 साल बाद भी याद रहा और उन्होंने वहाँ से पत्र लिखे फिर लिखा कि वो मिठाई मुझे अभी तक नहीं भूलती। तो ये अपनत्व जो मैं और जगह से नहीं पा रहा हूँ, ये अगर नहीं होता तो विभा जी मुझे क्यों बुलाती, मैं क्यों आप लोगों के साथ मिलता, क्यों आप लोगों। और मूल्यता जो है हम लोग, मैं तो ये मानता हूँ कि जो अंग्रेजी में कहा जाता है मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और सोशल हटा दे तो एनिमल रह जाएगा। तो सोशल अगर नहीं हो रहा हूँ, आप लोगों के पास नहीं आ रहा हूँ, तो मैं जानवर की ज़िंदगी जीऊँगा ना जीवन। तो ये सारी चीज़ें आपको सामाजिकता से जोड़ती हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ये भी सोशल मीडिया है, पर आप उसका वही है सदुपयोग करते हैं दुरुपयोग करते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग मैं आपको बताता हूँ जो ऐसे हैं, बहुत कुंठित हैं, जो अपनी बात कहना चाहते हैं पर सुनने वाला कोई नहीं है। ये मीडियम उसको उनको दे रहा है, अवसर दे रहा है, तो आप उसका सदुपयोग कीजिए। उस तरह से सोशल साइट्स पे जाते हैं, उसका सदुपयोग कीजिए। दुरुपयोग भी कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जैसे व्यंग्य के बारे में, व्यंग्य को हथियार कहते हैं लोग, पर आक्रमण करना, पर हथियार कैसा है? क्या ये है वो बंदर के हाथ में तलवार दे दी? क्या ये गोली है? इस गोली को अगर आप किसी सैनिक को देंगे तो दुश्मन को मारेगी, और किसी हत्यारे को देंगे तो वो आपकी हत्या करेगी, गोली वही है। ऐसे ही ये सारी माध्यम जो है वो ये कि आप सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। तो व्यंग्य जो है मेरे लिए एक, ज़्यादातर लोग कहते हैं व्यंग्य क्या करता है, ऐसा ये भी खराब है, ये भी खराब है, हर जगह आलोचना करता रहता है, नकारात्मक भूमिका रहती है। मैं कहता हूँ कि वो नकारात्मक भूमिका सकारात्मक होने के लिए, वो लगभग वैसी भूमिका है जैसे एक चिकित्सक की होती है। वो लोग पूछते हैं कि व्यंग्यकार में और गीतकार में क्या फ़र्क है।